नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो लॉ एस्पिरेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स के मन में लगातार होता है वो ये है कि कैन हाई कोर्ट डिक्लेयर अ सेंट्रल लेजिस्लेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और पावर क्या है हाई कोर्ट का, किस एक्सटेंट तक है, इसके बारे में यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं। उसी को दूसरे तरीके से यदि हम पुट अप करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डज अ हाई कोर्ट्स ऑर्डर स्टेइंग अ सेंट्रल लॉ और रूल अप्लाई थ्रू आउट द कंट्री, क्या पूरे कंट्री पे एप्लीकेबल होगा। दो अलग अलग चीज है, दोनों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। पहला तो ये हुआ कि क्या हाईकोर्ट के पास ऐसा पावर है भी या नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर से ये पूछना चाहता हूं कि ये सारे हाईकोर्ट्स का यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है। आप सबसे पहले मुझे बताएं कि टोटल नंबर ऑफ हाईकोर्ट भारत में कितने हैं। 24, 25, 26, 27? कमेंट करें सही आंसर क्या है, और उसके बाद फिर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि नॉर्मल ट्रेंड क्या है। जो हाई कोर्ट है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से पावर को डिराइव करता है। यदि हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 32 के थ्रू आप किसी भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और यदि हम हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और यहां पे डायरेक्ट कब जाएंगे, यहां तो मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए यहां पे फंडामेंटल राइट तो है ही, प्लस लीगल राइट्स यदि हैं, किसी और तरीके के राइट्स हैं, उसका भी वायलेशन हो गया तो यहां पे आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो हाई कोर्ट का जो पावर है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है। रिट इशूइंग पावर हाई कोर्ट का ज्यादा ब्रॉड है, ज्यादा पावरफुल है हाई कोर्ट उस दृष्टिकोण से। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, ये डील करते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ से। लॉ कैसा होना चाहिए, क्या ये लॉ तर्कसंगत है, न्याय संगत है, उसको चेक करते हैं। और इसके ठीक विपरीत जो लोअर कोर्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट जुडिशरी होता है, उनके पास ये पावर नहीं होता है कि आप किसी लॉ को इंटरप्रेट करें। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही उसको निर्धारित करता है, इंटरप्रेट करता है। लोअर कोर्ट को उसे फॉलो अप करना होता है। हाई कोर्ट जो भी कहा है उस पार्टिकुलर स्टेट के जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको फॉलो अप करना होता है। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है जुडिशरी है, लोअर जुडिशरी कहते हैं, इसमें बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का जो जुडिशरी है वो आता है। यदि हम क्रिमिनल मैटर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कहा जाता है क्रिमिनल साइड में, और यदि हम सिविल साइड की बात करें तो यहाँ पे उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहा जाता है। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि धनबाद में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के जो जज थे उनको टेम्पो से धक्का मार दिया गया था, तो वो क्रिमिनल मैटर्स को डील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सेशंस जब बात लग गई तो क्रिमिनल को डिनोट करता है। चलिए, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उनके पास बहुत सारा पावर है, कंटेम्प्ट इशूइंग पावर है, बहुत तरीके की इनके पास एक ब्रॉड तरीके के पावर है। दे कैन पास एनी ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस देने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो किसी भी ऑर्डर को पास कर सकता है। खैर, हम इस टॉपिक को कभी और दूसरे वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे। अब हम अपने टॉपिक की ओर लौटते हैं। यहाँ पे कह रहा है द नॉर्मल रूल इज दैट एन ऑर्डर और अ जजमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट विल ऑपरेट ओनली विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। Article 226 subclause 1 of the Constitution says that a high court shall have powers throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction. This has been reiterated by Supreme Court in several decisions. और एग्जाम्पल के लिए अंबिका इंडस्ट्रीज का केस यहाँ पे दिया गया है। ये बेसिकली कर रहा है कि हमारे देश में बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं, तो किस तरीके से हम जुरिसडिक्शन को निर्धारित करेंगे। तो कहा कि एक नॉर्मल रूल, जनरल रूल ये है कि जिस स्टेट का हाई कोर्ट है वही उसका जुरिसडिक्शन है। मतलब ये हुआ कि यदि हाई कोर्ट दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली का जितना भी एरिया है जुरिसडिक्शन उनका वही होगा। यदि हम बिहार की बात करें तो पटना हाई कोर्ट जो है उनका जुरिसडिक्शन पूरे स्टेट ऑफ बिहार के लिए होगा। और फिर अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि क्या पटना हाई कोर्ट का जो डिसीजन है क्या दिल्ली हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा? नहीं जी, ऐसी बात नहीं। मैं इसको बड़े ही सिंपल शब्दों में आपको बता दूं कि जो भी हाई कोर्ट जिस भी स्टेट का है वो जो भी रूलिंग देते हैं, जो भी जजमेंट देते हैं, वहां के लोअर कोर्ट को वो बाइंडिंग होता है, मानना होता है, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। लेकिन वही जजमेंट को यदि किसी दूसरे हाई कोर्ट में लगाएंगे या फिर दूसरे स्टेट के किसी भी कोर्ट में लगाएंगे तो बाइंडिंग तो नहीं होगा, लेकिन परसुएसिव वैल्यू जरूर होगा, क्योंकि वो भी एक बहुत ही ऊपरी अदालत का है, तो उसका जरूर वो रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन बाइंडिंग इन नेचर नहीं होता। तो नॉर्मल सिचुएशन में कहा गया कि नॉर्मल रूल ये है कि जिस स्टेट का हाई कोर्ट है उसी स्टेट में उनका जुरिसडिक्शन होता है। ये बात तो नॉर्मल रूल है, जनरल रूल है। अब हम कुछ और बात करते हैं।
फिर कहता है कि however when it comes to a high court's judgment against a central law or a rule the situation might be different। लेकिन यहां पे बात कर रहा है कि अब ये जो हाई कोर्ट है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट काम कर रहा है, वो भी किस लिए, सेंट्रल लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक कर रहा है। और इस सिचुएशन में यदि पूरे भारत में जितने भी हाईकोर्ट हैं उनमें से कोई एक भी हाईकोर्ट किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन को स्टे कर देता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है, तो वो पूरे भारत में अप्लाई किया जाएगा, पूरे इंडिया के जुरिसडिक्शन में इसका एप्लीकेशन होगा। और वही चीज को यहाँ पे लिखा गया है, मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करता हूँ। In 2004, the Supreme Court in Kusum Ingots and Alloys Limited versus Union of India held that an order passed on a writ petition questioning the constitutionality of a parliamentary act, whether interim or final, will affect the territory of India। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि an order passed on writ petition questioning the constitutionality of parliamentary act, whether interim or final, keeping in view the provisions contained in clause 2 of article 226 of the Constitution of India, will have effect throughout the territory of India subject to course of the applicability of the act। यहां से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल थोड़ा भी डाउट नहीं करना है। बेसिकली हमारे दिमाग में डाउट इसलिए आ जाता है क्योंकि हम इसको कंपेयर करते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से। पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो लगता है कि भाई ये तो सेंट्रल लेवल का है और स्टेट वाला स्टेट लेवल का है, तो उसी तरीके से ये सोचते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट का जितना भी लॉज होगा सिर्फ यही देखेगा, और जो हाई कोर्ट है वो स्टेट जो लेजिस्लेचर है उसके लॉज को देखेंगे जो सही है या गलत है। ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक अलग तरीके का कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। कोई भी हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को पलट सकता है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक कर सकता है, उनके किसी भी डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसको सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के तर्ज पे नहीं देखें। हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि ऐसा किया जा सकता है। फिर इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पे कह रहा है कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज रेलेवेंट टू नोट दैट आर्टिकल 226A 226A को इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस इंसर्शन का प्रयास ही यही था कि हाई कोर्ट को सेंट्रल लेजिस्लेशन को डील करने से ऑस्ट कर दें, खत्म कर दें, उनके पावर को सीज कर दें। चलिए देखते हैं क्या है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज रेलेवेंट टू नोट दैट आर्टिकल 226A इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट प्रोवाइडेड दैट a high court cannot consider the constitutional validity of a central legislation। However, article 226A was repealed shortly thereafter by the 43rd amendment a year later। ये लाया तो गया था कि ऐसा हो जाए कि हाई कोर्ट को हम इसके पावर से खत्म कर दें, लेकिन वो चीज टिक नहीं पाया, उसको खत्म कर दिया गया। तो फिलहाल के लिए जो हमारा लॉ है वो बिल्कुल क्लियर है कि हाई कोर्ट इज इक्वली कॉम्पिटेंट टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लेजिस्लेशन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस तरीके से हमने दो डाउट क्लियर किए हैं। पहला तो ये कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है सेंट्रल लेजिस्लेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या स्टे करने का, और दूसरा कि यदि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करता है तो क्या उसी स्टेट के लिए इफेक्टिव होगा या पूरे भारत के लिए इफेक्टिव होगा। तो यहां से हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आशा करता हूं कि छोटे से वीडियो के माध्यम से आपने जरूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा बात है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए हमारे बेल बटन को भी हिट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं आपके डोर स्टेप तक अपने आप वो पहुंच जाए। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।